कल्पना कीजिए एक ऐसे शूरवीर की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जंगलों की खाक छानी हो, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक केवल युद्ध की रणनीतियां बनाई हो और तलवारों की खनक के बीच ही सोया हो। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन आखिरकार उसके राज्य में शांति आ जाती है। दशकों का वो जो खून खराबा था ना, वो रुक जाता है। हाँ। अब एक आम इंसान शायद इस दिन जश्न मनाएगा, लेकिन वो शूरवीर, वो इस शांति से इतना टूट जाता है कि राजकाज छोड़कर एकांतवास में चला जाता है और वहीं गुमनामी में अपना दम तोड़ देता है। मतलब ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? शांति किसी के लिए सुकून की जगह एक गहरी मानसिक चोट कैसे बन सकती है? उफ, मैं कहूंगी कि ये इतिहास के सबसे गहरे और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल सवालों में से एक है। और यहीं पर इतिहास महज तारीखों और युद्धों की एक उबाऊ सूची होने के बजाय मानव स्वभाव का एक शानदार अध्ययन बन जाता है। एकदम सही। मतलब इस कालखंड को समझना ये समझने के बराबर है कि अत्यधिक दबाव में इंसान और साम्राज्य कैसे टूटते हैं और कैसे वापस खड़े होते हैं। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन भी यही है। हमारे पास राजस्थान के इतिहास, विशेष रूप से 1576 से 1680 ईस्वी के बीच मेवाड़ से जुड़े कुछ बेहद प्रामाणिक स्रोत हैं। बहुत ही दिलचस्प दौर था ये, महाराणा प्रताप से लेकर राज सिंह तक का दौर। हाँ, तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन से युद्ध कब हुआ, बल्कि हम इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मेवाड़ की रणनीति लगातार युद्ध से शिफ्ट होकर यथार्थवादी कूटनीति तक पहुंची, और कैसे तलवारों के साये में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संरक्षण हुआ। बिल्कुल। तो चलिए कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जहां मुगलों का मेवाड़ पर दबाव अपने चरम पर था। बात 1776 की है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का वो भयंकर टकराव। 1576 का वर्ष तो मतलब मेवाड़ के लिए एक अस्तित्व के संकट की तरह था। अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। लेकिन यहाँ जो रणनीतिक चाल चली गई ना, वो बहुत ही भयानक थी। क्या हुआ था? अकबर ने सिर्फ शहर पर कब्जा नहीं किया, उसने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया और उसकी जिम्मेदारी जगन्नाथ कछवाहा को सौंप दी। ये कोई आम प्रशासनिक बदलाव नहीं था। रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब किसी शहर का नाम ही बदल देना, ये तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध या जिसे हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, उसका हिस्सा लगता है। बिल्कुल, एकदम सटीक बात कही आपने। मतलब आप सिर्फ किसी की जमीन नहीं छीन रहे हैं, आप उसकी पहचान, उसके इतिहास को ही नक्शे से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और जब दुश्मन बहुत ताकतवर हो और सिर्फ हराने से संतुष्ट न हो, तो वो आपकी सांस्कृतिक जड़ों पर वार करता है। अकबर का मेवाड़ को लेकर एक गहरा जुनून था। वो उसे केवल हराना नहीं चाहता था, वो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना चाहता था। और ये भारी दबाव शाहबाज खान के अभियानों में एकदम साफ दिखता है। कुंभगढ़, जिसे अजय माना जाता था, हाँ, कुंभलगढ़ का किला, उस पर शाहबाज खान ने लगातार 3 बार आक्रमण किए। 1577 में उसे हार मिली, फिर 1578 में उसने किले पर कब्जा कर लिया और फिर 1579 में उसे दोबारा हार का सामना करना पड़ा। ये एक ग्राइंडर की तरह था, मतलब लगातार पीसने वाली मशीन, जहां कोई एक निर्णायक जीत नहीं हो रही थी, बस संसाधनों और इंसानों की बर्बादी हो रही थी। और इसी भयानक दबाव ने महाराणा प्रताप को वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। हाँ, आवरगढ़। बिल्कुल। उन्होंने आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया और ये कोई पीछे हटने की निशानी नहीं थी, बल्कि ये गुरिल्ला युद्ध का एक बहुत ही क्लासिक मूव था। मतलब जब दुश्मन संख्या और हथियारों में आपसे 10 गुना बड़ा हो, तो एक किले में बंद होकर मरना बहादुरी नहीं है, बेवकूफी है। अपनी जगह बदलते रहो, दुश्मन को अनजान भौगोलिक परिस्थितियों में उलझाओ और उसे थका दो। लेकिन गुरिल्ला युद्ध नीति में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। वो क्या? छिपने और अचानक हमला करने के लिए आपको एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है रसद, मतलब संसाधन। बिना पैसे और भोजन के एक सेना आखिर कितने दिन जंगलों में सर्वाइव कर सकती है? सही बात है। और ठीक इसी बिंदु पर मेवाड़ के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, चूलिया नामक स्थान पर। चूलिया में?
भामाशाह और ताराचंद के साथ प्रताप की वो ऐतिहासिक मुलाकात, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। आज की आधुनिक भाषा में अगर मैं कहूं तो भामाशाह मेवाड़ के लिए किसी एंजल इन्वेस्टर से कम नहीं थे। अरे वाह, ये तुलना बहुत बढ़िया है ना? लेकिन इसे सिर्फ एक दान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जब एक स्टार्टअप, जो इस मामले में मेवाड़ का साम्राज्य था, बिल्कुल बिल्कुल टूटने की कगार पर होता है, उसका बर्न रेट बहुत ज्यादा हो और फंड्स पूरी तरह खत्म हो चुके हों, मेरा मतलब है तब एक एंजल इन्वेस्टर सिर्फ ऑफिस की कुर्सियां खरीदने के लिए पैसा नहीं देता। हाँ, वो रनवे खरीदता है। एकदम सही, वो रनवे खरीदता है। भामाशाह ने प्रताप को जो अथाह संपत्ति दी, उसने मेवाड़ को वो रनवे दिया जिससे वे सिर्फ सर्वाइवल मोड से बाहर निकल सकें और दोबारा से आक्रामक होने की योजना बना सकें। आपकी ये कॉर्पोरेट एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है, क्योंकि युद्ध वास्तव में अर्थशास्त्र का ही खेल है। भामाशाह का योगदान केवल सोने और सिक्कों का ढेर नहीं था। जरा उस समय की स्थिति की कल्पना कीजिए। बहुत भयानक रही होगी। एक शासक जंगलों में भटक रहा है, उसकी सत्ता लगभग छिन चुकी है, भविष्य अंधकारमय है। ऐसे में एक व्यक्ति अपना सर्वस्व लाकर उस शासक के चरणों में रख देता है। क्या बात है! ये पैसे से कहीं ज्यादा था। ये प्रताप के नेतृत्व और मेवाड़ के विजन पर एक अटूट विश्वास का प्रमाण था। और मैं कहूंगी कि इस विश्वास ने प्रताप की थकी हुई सेना में एक नई मनोवैज्ञानिक ऊर्जा भर दी। हाँ, अब वे केवल अपना बचाव नहीं कर रहे थे, अब उनके पास पलटवार करने की पूंजी थी। बिल्कुल। और शेरपुर की घटना कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से हुआ, ये हमें 1580 ईस्वी के शेरपुर घटना में देखने को मिलता है। लेकिन इस घटना में एक बहुत ही अजीब, मतलब हैरान करने वाला ट्विस्ट है। शेरपुर की घटना, हाँ। युद्ध में सब कुछ जायज माना जाता है ना? हाँ। लेकिन शेरपुर में प्रताप के बेटे युवराज अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम खान के परिवार को बंदी बना लिया। ये तो मुगलों पर दबाव बनाने का एक बहुत ही शानदार मौका था। हाँ। लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या किया? उन्होंने उस परिवार को पूरे सम्मान के साथ वापस रहीम खान के पास भिजवा दिया। हाँ, ससम्मान लौटा दिया। मतलब इतने क्रूर और अस्तित्व के संकट वाले युद्ध में, जहां दुश्मन आपका नामो निशान मिटाने पर तुला है, वहां ये नैतिकता दिखाना, क्या ये एक रणनीतिक भूल नहीं थी? देखिए, सतह से देखने पर ये एक भावुक और शायद बेवकूफी भरा कदम लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें, तो ये कूटनीति का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। प्रताप दरअसल ये स्थापित कर रहे थे कि ये लड़ाई किसी निजी दुश्मनी या खून की प्यास के बारे में नहीं है। ये लड़ाई सिद्धांतों और संप्रभुता की है। बहुत गहरी बात है ये। महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर वे उसी स्तर पर आ जाते जिस स्तर पर उनके दुश्मन थे। उन्हें ससम्मान वापस लौटाकर प्रताप ने एक जबरदस्त मॉरल हाई ग्राउंड, मतलब एक नैतिक उच्चता हासिल कर ली। क्या बात है! इससे न केवल उनके अपने लोगों में उनका कद एक देवता के समान हो गया, बल्कि मुगल खेमे में भी प्रताप के प्रति एक खौफ मिश्रित सम्मान पैदा हो गया। मतलब आप युद्ध के मैदान के साथ साथ विचारों का युद्ध भी जीत रहे हैं। बिल्कुल। और इसका असर जमीन पर भी दिखा। ठीक 2 साल बाद 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध, महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति सुल्तान सिंह के बीच एक आमना सामना। हाँ, दिवेर। यहाँ प्रताप की सेना ने मुगलों को बुरी तरह कुचल दिया और अमर सिंह ने सुल्तान खान की युद्ध के मैदान में ही हत्या कर दी। इस युद्ध में ईडर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसी रियासतों ने भी मेवाड़ का साथ दिया। लेकिन ना, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस घटना को मेवाड़ का मैराथन कहा है, मतलब मैराथन ऑफ मेवाड़। ये शब्द थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब कैसे? इसे मेवाड़ का स्प्रिंट क्यों नहीं कहा गया? ये तो एक बहुत ही निर्णायक और तेज जीत थी ना? इस शब्द के चयन के पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है। अच्छा। हाँ, कर्नल टॉड एक ब्रिटिश अधिकारी थे और उन्हें यूरोपीय इतिहास की अच्छी समझ थी। ग्रीक इतिहास में मैराथन का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जहां एथेंस की एक बहुत छोटी सी सेना ने फारस के एक विशाल साम्राज्य को एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद हराया था। ओहो, अब समझ आया। हाँ, तो मैराथन शब्द का अर्थ ही है असीमित सहन शक्ति, धैर्य और कभी ना हार मानने वाला जज्बा। दिवेर का युद्ध कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं थी जो एक दिन में खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। ये उन तमाम सालों के गुरिल्ला युद्ध, जंगलों की खाक छानने और भूखे पेट सोने का अंतिम परिणाम था। ये मुगलों के खिलाफ एक लंबे, पीढ़ियों तक चलने वाले प्रतिरोध की चरम सफलता थी।
इसीलिए ये मैराथन था। और मैं बता दूं, इस युद्ध ने मुगलों की रीढ़ तोड़ दी थी। वाह। और मुगलों का मनोबल इस कदर टूटा कि 1585 में अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को अपना अंतिम सैन्य अभियान देके भेजा। हम्म। और जब वो भी विफल रहा तो अकबर ने वस्तुतः हार मान ली। मुगलों के अभियान रुक गए। हाँ, उन्हें अभियान रोकने पड़े। और प्रताप ने पलटवार करते हुए मालपुरा पर अधिकार कर लिया, जो कि टोंक में है। वहां झालरा तालाब बनवाया, नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया और 1585 में ही चावंड को अपनी राजधानी बना लिया। बिल्कुल। और 1597 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस छीन लिया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। लेकिन अब मैं इस कहानी की उस हिस्से पर आना चाहता हूं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। हमने अब तक केवल तलवारों, खून और रणनीतियों की बात की है, लेकिन इन सब के बीच प्रताप का एक बहुत ही रचनात्मक पक्ष भी था। आप दरबारी विद्वानों और सांस्कृतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये इतिहास का वो हिस्सा है जिसे अक्सर युद्धों के शोर में दबा दिया जाता है। एकदम सही। जरा स्थिति की कल्पना कीजिए। एक राजा जिसके पीछे उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत हाथ धोकर पड़ी है, वो अपनी राजधानी बदल रहा है, जंगलों में रह रहा है, लेकिन उसके दरबार में पंडित चक्रपाणी मिश्र बैठे हैं। और वो क्या लिख रहे हैं? मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति और सबसे हैरान करने वाली किताब विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ, हाँ। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। विश्व वल्लभ दरअसल उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर पर लिखी गई किताब है। हाँ, बिल्कुल। मतलब हद है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आज के समय में कोई इंसान एक भयंकर युद्धग्रस्त इलाके में, एक वॉर जोन में बंकर के अंदर बैठा हो, बाहर बम गिर रहे हो और वो अंदर बैठकर एक इको फ्रेंडली गार्डन कैसे डिजाइन करें, इस पर एक किताब लिख रहा हो। ये कितना बेतुका लगता है। बेतुका लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन यही एक दूरदर्शी शासक की सबसे बड़ी पहचान होती है। कैसे? देखिए, एक शासक का काम सिर्फ अपनी भौगोलिक सीमाओं को बचाना नहीं होता, उसे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान को भी जीवित रखना होता है। जब चक्रपाणी मिश्र विश्व वल्लभ लिख रहे थे, तो प्रताप दरअसल अपने लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि हाँ, आज हम युद्ध लड़ रहे हैं, आज हमारे खेत उजड़ रहे हैं, लेकिन ये युद्ध हमेशा नहीं चलेगा। एक दिन शांति आएगी, और जब वो शांति आएगी ना, तो हमें फिर से बीज बोने होंगे, हमें फिर से बाग लगाने होंगे। ये किताब भविष्य के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रतीक थी। मैं कहूंगी कि ये मानव वैज्ञानिक लचीलेपन का चरम स्तर है। बाप रे, ये नजरिया वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब वे केवल आज का सर्वाइवल नहीं देख रहे थे, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। दरबार में हेमरतन सूरी भी थे, जिन्होंने गोरा बादल री चौपाई लिखी। रामा सांदू और माला सांदू जैसे चारण कवि भी थे। और भामाशाह और ताराचंद भी उसी दरबार का हिस्सा थे। हाँ, और शादुलनाथ त्रिवेदी थे, जिन्हें प्रताप ने मंडेर की जागीर दी थी। इसकी जानकारी हमें 1588 के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। यहाँ मैं जागीर शब्द को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। जो लोग मध्यकालीन अर्थव्यवस्था से परिचित नहीं है, उनके लिए बता दूं कि जागीर एक तरह का भूमि अनुदान या लैंड ग्रांट होता था। हाँ, जमीन का टुकड़ा देना। बिल्कुल। राजा अपने अधिकारियों या विद्वानों को नकद वेतन देने के बजाय एक गांव या जमीन का हिस्सा दे देता था। वहां से जो भी टैक्स या रेवेन्यू आता था, उससे वो व्यक्ति अपना गुजारा करता था। एकदम सही। और ये भी प्रताप की एक प्रशासनिक चालाकी थी। अच्छा। हाँ, जब खजाने में सीधे तौर पर नकद धन की कमी हो, तो जमीन के राजस्व का इस्तेमाल करके वफादारी और कला दोनों को संरक्षण दिया जा सकता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा था, जहां युद्ध के समानांतर जीवन और कला भी पनप रही थी। क्या बात है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। 1597 में प्रताप के निधन के बाद सत्ता की बागडोर उनके बेटे अमर सिंह प्रथम के हाथों में आती है। अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 तक का उनका समय। हाँ, और यहां से मेवाड़ के इतिहास में एक स्पष्ट पीढ़ीगत बदलाव या कह लें जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिलता है। अमर सिंह के समय की एक घटना का जिक्र है जो इंसानी मनोविज्ञान को झकझोर कर रख देती है। ये घटना हरावल को लेकर थी। ओहो, हरावल का संघर्ष। हाँ, हरावल मतलब सेना की सबसे अग्रिम पंक्ति, वैनगार्ड। तो हुआ क्या कि चुंडावत राजपूतों, जिनका नेतृत्व जैत सिंह कर रहे थे, और शक्तावत राजपूतों, जिनका नेतृत्व बल्लू कर रहे थे, इन दोनों गुटों के बीच एक भयानक प्रतियोगिता शुरू हो गई। हाँ। और प्रतियोगिता किस बात की? इस बात की कि युद्ध में सबसे आगे रहकर मरने का मौका किसे मिलेगा।
बिल्कुल। मतलब आज के आधुनिक दिमाग के लिए ये समझना लगभग असंभव है कि लोग जान बचाने के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले जान देने के लिए आपस में लड़ रहे थे। आज के दौर में ये वाकई पागलपन लग सकता है, लेकिन अगर हम उस समय के राजपूत समाज के ताने बाने को समझें, तो युद्ध में हरावल में होना महज एक सैन्य स्थिति नहीं थी। तो क्या था? ये सामाजिक प्रतिष्ठा का सबसे ऊंचा शिखर था। मातृभूमि के लिए सबसे पहले अपना खून बहाना एक विशेषाधिकार माना जाता था। ये दर्शाता है कि मेवाड़ के सैनिकों का मनोबल किस खतरनाक स्तर पर था। मतलब मौत का कोई डर ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, वे इस बात से खौफ खाते थे कि कहीं कोई दूसरा उनसे पहले बलिदान देकर ये गौरव न छीन ले। इतना जज्बा और खून में इतना उबाल। लेकिन विडंबना देखिए कि इसी अमर सिंह के शासनकाल में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने मेवाड़ की पूरी दिशा ही बदल दी। आप 1615 की संधि की बात कर रहे हैं। हाँ, 5 फरवरी 1615 मुगल मेवाड़ संधि, अमर सिंह और जहांगीर के बीच। एक तरफ आपके सैनिक मरने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुगलों के साथ टेबल पर बैठकर समझौते के कागजों पर मोहर लगा रहे हैं। मेवाड़ की ओर से प्रतिनिधि थे शुभकरण पंवार और हरिदास झाला, और मुगलों की तरफ से था खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां बना। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये संधि मेवाड़ की हार थी? देखिए, इसे हार कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। इसे एक बहुत ही कड़वा लेकिन यथार्थवादी, मतलब प्रैग्मैटिक कदम कहा जाना चाहिए। कैसे? भावनाओं और जज्बे से युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन पीढ़ियों तक चलने वाले युद्ध पूरे राज्य को खोखला कर देते हैं। खेत बंजर हो चुके थे, व्यापार खत्म हो गया था, आम जनता त्राही त्राही कर रही थी। हाँ, एक लिमिट होती है हर चीज की। बिल्कुल। एक राजा को कभी-कभी अपनी व्यक्तिगत शान से ऊपर उठकर अपनी जनता के जीवित रहने के बारे में सोचना पड़ता है। और अगर हम इस संधि की शर्तों का बारीकी से विश्लेषण करें तो सच में ये किसी आत्मसमर्पण जैसी बिल्कुल नहीं लगती। मैं इसे एक मॉडर्न कॉर्पोरेट मर्जर के नजरिए से देखता हूँ। कॉर्पोरेट मर्जर, ये दिलचस्प है। हाँ, जरा शर्तें देखिए। पहली, राणा खुद मुगल दरबार में हाजिरी लगाने नहीं जाएंगे, केवल राजकुमार उपस्थित होंगे। मतलब छोटी कंपनी के सीईओ को बड़े बॉस के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, उसकी ब्रांडिंग बरकरार रहेगी, है ना? हाँ, बहुत स्मार्ट मूव था। दूसरी शर्त, मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। यहाँ ये मनसबदार वाला बिंदु समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अब बताइए। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसब एक पद या रैंक होता था जो ये तय करता था कि दरबार में उस व्यक्ति की हैसियत क्या है और उसे कितनी सेना रखनी है। 5000 का मनसब कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बाप रे, 5000! हाँ, ये एक अत्यंत उच्च श्रेणी का पद था जो सिर्फ मुगल शाही परिवार के करीबियों या सबसे ताकतवर राजाओं को मिलता था। जहांगीर दरअसल मेवाड़ को एक हारे हुए गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद सम्मानित और हाई स्टेटस पार्टनर की तरह पेश कर रहा था। क्योंकि वो जानता था कि मेवाड़ के आत्मसम्मान को कुचलकर कभी शांति नहीं पाई जा सकती। एकदम सही। और बाकी शर्तें भी देखिए। मेवाड़ केवल 1000 घुड़सवारों से मुगलों की सहायता करेगा, और सबसे अहम, मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे, जो कि राजपूताना की अन्य रियासतों को करने पड़े थे। बिल्कुल। और चित्तौड़ और मांडलगढ़ वापस लौटाए जाएंगे। हालांकि एक छठी शर्त ये थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। हाँ, वो तो मुगलों का अपना डर था, लेकिन आपने बहुत ही शानदार तरीके से इसे डिकोड किया। इसीलिए सर थॉमस रो, जो उस समय मुगलों के दरबार में एक ब्रिटिश राजनयिक थे, उन्होंने एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की थी। हाँ, उनका कथन बहुत मशहूर है। उनका कथन था, मुगलों ने ये संधि बलपूर्वक न करके बुद्धिपूर्वक की है। जहांगीर ने वो हासिल कर लिया जो उसका पिता अकबर इतने दशकों के खूनी खेल के बाद भी नहीं कर पाया था। बिल्कुल, उसने अमर सिंह को बाहर निकलने का एक सम्मानजनक रास्ता दे दिया। वैसे इस संधि की ऐतिहासिक पुष्टि 1638 के अजमेर स्थित शाहजहानी मस्जिद के अभिलेख से भी होती है। खैर, अब इस संधि के बाद मेवाड़ में दशकों बाद शांति छा गई। तलवारें म्यान में चली गईं, और जब राज्य युद्ध नहीं लड़ता तो उसका पैसा कूटनीति और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में खर्च होता है। हाँ, निर्माण का स्वर्ण युग। अमर सिंह के बाद 1620 में कर्ण सिंह शासक बने। उन्होंने उदयपुर में कर्णविलास और दिलखुश महल बनवाए और सबसे मशहूर पिठवाला झील में जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। जग मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन यहाँ कूटनीति की एक इतनी बड़ी विडंबना,
मतलब एक ऐसी आयरनी सामने आती है कि हॉलीवुड की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट भी इसके आगे फीकी लगे। अरे हाँ, खुर्रम वाली घटना। बिल्कुल। करण सिंह ने इसी जगमंदिर में एक विद्रोही मुगल राजकुमार को शरण दी, और वो राजकुमार कौन था? खुर्रम। हाँ, मतलब वही खुर्रम जिसने मुगलों की तरफ से मेवाड़ को संधि के लिए मजबूर किया था। ये तो गजब हो गया। यही तो कूटनीति का असली रंग है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जब खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, तो करण सिंह ने उसे पनाह देकर भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला। एक इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये मुगलों के आंतरिक सत्ता संघर्ष में एक सेफ्टी नेट बनाने की चाल थी। करण सिंह मुगलों को ये दिखा रहे थे कि मेवाड़ अब सिर्फ लड़ना ही नहीं जानता, वो दिल्ली की राजनीति में दखल देना भी सीख गया है। ये तो बहुत ही स्मार्ट निवेश था। फिर करण सिंह के बाद जगत सिंह प्रथम आए 1628 से 1652 तक। उन्होंने इस शांति के काल को पूरी तरह से एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग में बदल दिया। हाँ, उन्होंने जगमंदिर का निर्माण पूरा करवाया। और उदयपुर में भव्य जगदीश मंदिर बनवाया, जिसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। बिल्कुल। और इस मंदिर से जुड़ी एक अहम बात है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जिसे कृष्ण भट्ट ने लिखा था। जिन श्रोताओं को प्रशस्ति के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि प्रशस्ति पत्थर पर उकेरी गई एक तरह की तारीफ या यूलोजी होती है। हाँ, एक तरह का परमानेंट बिलबोर्ड। बिल्कुल, जिस पर राजाओं की वंशावली और महान उपलब्धियां लिखी जाती थी। मतलब जब आप युद्ध के मैदान में अपनी ताकत नहीं दिखा सकते, तो आप उसे पत्थर पर उकेर कर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर कर देते हैं। और जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए भी काफी मशहूर हुए। उन्होंने अपनी धाई मां नौजूबाई का भी मंदिर बनवाया था। वाह! लेकिन शांति का ये दौर ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। जैसे ही महाराणा राज सिंह का काल आया 1652 से 1680 तक, समीकरण फिर से तेजी से बदलने लगे। राज सिंह तो बहुत आक्रामक थे। हाँ, राज सिंह एक बहुत ही आक्रामक और कूटनीतिक रूप से चतुर शासक थे। उन्होंने 1615 की संधि की उस अहम शर्त को तोड़ दिया, जिसमें कहा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं होगा। ओहो! उन्होंने किले की दीवारों की मरम्मत शुरू करवा दी। और यहाँ आती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और विडंबनापूर्ण पंच लाइन। हाँ, जब मुगलों को पता चला कि राज सिंह किले की मरम्मत कर रहे हैं, तो मुगलों सम्राट ने सादुल्ला खान के नेतृत्व में सेना भेजकर इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया। और वो मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां। जी हाँ, वही शाहजहां जो कभी खुर्रम हुआ करता था और जिसने अपनी जान बचाने के लिए उसी मेवाड़ के जगमंदिर में पनाह ली थी। मतलब हद है एहसान फरामोशी की। राजनीति में एहसानों की उम्र बहुत छोटी होती है। शाहजहां ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेवाड़ फिर से एक अभेद्य सैन्य शक्ति बने, चाहे अतीत में उन्होंने उसकी जान ही क्यों न बचाई हो। सही बात है। लेकिन राज सिंह भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। वो मुगलों की आपसी फूट का फायदा उठाना अच्छी तरह सीख चुके थे। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनका टीका दौड़ का इस्तेमाल करना। टीका दौड़, हाँ। ये इतनी चालाक चाल थी कि इसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। जब मुगलों के बीच उत्तराधिकार का भयानक संघर्ष चल रहा था, औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच, तो राज सिंह ने औरंगजेब की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। और इसी दौरान उन्होंने टीका दौड़ करवाई। अब ये टीका दौड़ क्या है? दरअसल ये राजपूताना की एक पारंपरिक रस्म थी, जिसमें एक नया राजा अपनी सीमाओं पर एक प्रतीकात्मक हमला करता था। एक रस्म थी, हाँ। लेकिन राज सिंह ने इस रस्म का इस्तेमाल एक लूपहोल की तरह किया। उन्होंने रस्म के बहाने मुगलों द्वारा जीते गए अपने पुराने क्षेत्रों पर असली सैन्य अभियान चलाकर पुनः अधिकार कर लिया। क्या बात है! मुगलों का ध्यान बटा हुआ था और राज सिंह ने इसका पूरा फायदा उठाया। इसे कहते हैं अवसरवाद या अपॉर्चुनिज्म का मस्ट क्लास। बिल्कुल। और जब औरंगजेब सत्ता में आया, तो उसने राज सिंह को 6000 का मनसबदार बना दिया, जो कि अमर सिंह के समय से भी बड़ा पद था। वाह! लेकिन राज सिंह मुगलों के गुलाम नहीं बने। जब औरंगजेब ने कट्टर नीतियां लागू की, तो राज सिंह ने हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। औरंगजेब के तोड़े जा रहे हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया। उन्होंने मुगलों से फायदा भी लिया, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान पर आंच नहीं आने दी। कमाल है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, तो हमें लीडरशिप के 3 अलग-अलग लेकिन बेहद जरूरी रूप देखने को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया कि जब बात अस्तित्व की हो, तो किसी भी कीमत पर अडिग खड़े रहना और अदम्य साहस दिखाना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन अमर सिंह और राज सिंह ने हमें एक दूसरी ही कला सिखाई। उन्होंने दिखाया कि जब परिस्थितियां बदलें, जब आपके लोग टूट रहे हों, तो केवल जज्बातों से काम नहीं चलता। सही बात है। तब कूटनीति, संधियों, यथार्थवाद और सही मौके पर सही चाल चलने की जरूरत होती है। एकदम सही।
किसी भी बड़े संकट का सामना सिर्फ एक तयशुदा तरीके से नहीं किया जा सकता। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने जीवन में या हमारे करियर में भी ऐसे मोड़ आते हैं। हाँ, आते ही हैं। हमें ये तय करना होता है कि कब हमें प्रताप की तरह जिद्दी बनकर अपनी शर्तों पर अड़े रहना चाहिए और कब हमें अमर सिंह की तरह समझदारी दिखाकर 2 कदम पीछे हटना चाहिए, ताकि भविष्य में एक लंबी छलांग लगाई जा सके। ये एक बहुत ही गहरा सबक है। लेकिन इस शो को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर रोशनी डालना चाहता हूं जो हमारे श्रोतों में एक छोटी सी लाइन के रूप में छुपा है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक वजन बहुत भारी है। 1615 की संधि के बाद अमर सिंह अपनी राजधानी छोड़कर राजसमंद के नौचौकी चले गए थे। हाँ, एकांतवास में। उन्होंने अपना राजकाज छोड़ दिया था और अंततः उनकी छत्री आहड़, जिसे महासतियां कहते हैं, वहां बनी। जरा इस पर विचार कीजिए। एक शासक जिसके राज्य ने पीढ़ियों तक केवल संघर्ष देखा हो, जिसका हर बच्चा हरावल में सबसे पहले मरने की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हो। जब उस राज्य में अचानक एक संधि के जरिए शांति छा जाती है, तो एक योद्धा के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? ये बहुत ही विचलित करने वाला सवाल है। क्या अमर सिंह उस शांति को अंदर से कभी स्वीकार कर पाए थे, या फिर वो संधि उनके लिए राजनीतिक रूप से एक मास्टर स्ट्रोक होने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से एक ऐसी आत्मा को छलनी करने वाली हार थी जिसने उन्हें अपनी ही नजरों में इतना गिरा दिया कि वे एकांतवास में जाने पर मजबूर हो गए? एक योद्धा के लिए तलवार का हमेशा के लिए म्यान में रखा जाना, क्या ये सुकून है या ये सबसे बड़ी सजा है? इस अनकहे और अशांत विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। खुद सोचिए और इतिहास के इन पन्नों में अपनी सच्चाई खोजिए।